सेना भाग खड़ी होती थी और भागते भागते उनको ऐसा सहारा लग जाता था कि कोई उनको सपोर्ट मिल जाती थी और वो तो हारते हारते युद्ध जीत जाते थे। आज मैंने 1999 से ज्योतिबा फूले जी की प्रतिमा पर मैं आता रहा हूँ और मैं सरकारी सेवक रहा हूँ। हर साल मैंने 11 अप्रैल को कभी कार्यक्रम नहीं छोड़ा। एक सरकारी सेवक हूँ तो मुझे एक बार एक धर्म संकट आया। गढ़वाला की ब्रांच में पोस्टिंग था। हमारे मैनेजर साहब तो निर्मल सिंह सैनी जी, निर्मल सिंह जाटव साहब मेरे साथ में बैठे हैं, श्री जामीन अली जी। और ये एक ऐसा हीरा है कि मैं अगर ज़्यादा तारीफ करूं तो ये मुझे डांटने लगेंगे कि इतनी तारीफ नहीं करा करते। लेकिन मैंने अपनी इन शब्दों के साथ कि मैं अपने वक्तव्य में बताऊंगा एक मिनट के कि हम शायद 21-22 गांव घूमे हैं, लेकिन 21-22 गांव घूमने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला वो अच्छा नहीं मिला, उससे संतुष्ट नहीं रहे हम। लेकिन आपकी टीम ने, सैनिक समता दल की टीम ने बीच में आकर हमारा जो उत्साहवर्धन किया है उसके लिए मैं जीवन भर जो है ऋणी रहूंगा। और सुजात साहब को इन 2 लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, किसी की आंख में जादू तेरे बयान में है। मैं अशोक सागर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वाकई में बहुत अच्छे वक्ता हैं और ऐसे अच्छे वक्ता हैं कि मन को करता है इनको सुनते ही रहे। धन्यवाद। और उनके साथ देने वाली इस देश की प्रथम शिक्षिका महिला माता सावित्रीबाई फूले जी, उनको भी नमन करते हुए और इस बहुजन समाज में जब नाम और अनाम संतों को नमन करते हुए और महात्मा ज्योतिबा फूले जी को अपना गुरु बताने वाले, गुरु मानने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को हार्दिक नमन करते हुए इस प्रोग्राम में सम्मानित अध्यक्ष जी प्रजापति जी जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और ऑल इंडिया सैनिक समाज उत्तर प्रदेश जनपद गौतम बुद्ध नगर के तत्वाधान में माननीय हमारे राज्यपाल सिंह सैनी जी द्वारा जो समाज को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, दूर दराज क्षेत्रों में जाके दिन रात मेहनत की है, उसी आह्वान पर समाज के तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनको भी समता सैनिक तरफ से सैल्यूट करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सेना, गुलाम भारत में सबसे पहली बहुजनों के हित में लड़ाई लड़ने वाली सेना बाबा साहब द्वारा स्थापित 24 सितंबर 1924 को स्थापित समता सैनिक दल, जिनकी राष्ट्रीय टीम माननीय बी.डी. सुजात जी के तत्वाधान में, निर्देशन में और हमारे तन्य सैनिक जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अम्बेडकर भवन से चल कर आए हैं, मैं समता सैनिक की ओर से हम लोग आए हैं यहाँ पर बी.डी. सुजात की तमाम टीम को सैल्यूट करते हुए इस प्रोग्राम में प्रतिभाग किया। सभी का धन्यवाद। जन्म जयंती, वैसे तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोक अनुकंपाय की दृष्टि से हमेशा कार्य किया है। महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी से पहले हमारे बहुजन समाज ने हमेशा सभी के मंगल की कामना की है। संत रविदास हो, कबीर हो, उससे पहले तथागत बुद्ध, अगर आप पीछे को चलेंगे इस देश में 3 मूल मंत्र देने वाले, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आधुनिक काल में और प्राचीन काल में उन्हीं विचार को आगे बढ़ाया हमारे संतों महात्माओं ने
हमारे परम पूज्य जितने महापुरुष हुए हैं और सबके मंगल की कामना करते हुए जब भक्ति काल था तो संत रविदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में पूरे सबके मंगल की कामना करी, किसी के अंदर कोई द्वेष भाव नहीं रखा। क्या कहा उन्होंने कि ऐसा चाहे राज हम, ऐसा चाहे राज हम, जहां मिले सभी को अन्न और छोटे बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबकी मंगल कामना, पूरे भारत की मंगल कामना, सबकी जीव कामना। और इसी क्रांति को, भगवान बुद्ध की इसी क्रांति को इस देश के अंदर 11 अप्रैल 1827 को पूना में इसी महान स्मृति महापुरुष जिनकी प्रतिमा के नीचे हम लोग यहाँ गोष्ठी कर रहे हैं, उनका जन्म हुआ। और उन्होंने अपने जीवन काल में इस देश के अंदर छुआछात, भेदभाव जो भी था उसके सामने घटित हुआ। उन्हें जब आभास हुआ, सबसे पहले जब वो अपने किसी मित्र जो ब्राह्मण जाति से थे उनकी शादी में इनवाइट थे, जब वो बारात के साथ चल रहे थे तो एक बारातियों में ब्राह्मण जो उन्हें जानता था कि ये अछूत जाति का माली समाज का है, तो उसने उनका विरोध किया कि तुम ब्राह्मणों के साथ बारात में नहीं चल सकते। महात्मा ज्योतिबा फूले को आभास हुआ, घर आए, पिताजी को बताया। पिताजी को इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारे महामानव को सारी रात नींद नहीं आई और उन्होंने संकल्प लिया कि इस देश में इस तरह का भेदभाव जो मानवता के प्रति एक तरह से अन्याय है, ये बहुत बुरी बात है। और कोई भी धर्म, अगर किसी ने ऐसा धर्म बनाया है तो मैं ऐसे धर्म को कभी मानूंगा नहीं। ये उनका संकल्प था और उन्होंने इसी के लिए अपनी क्रांति लड़ाई आगे बढ़ाई और शिक्षा के क्षेत्र की अलग जगाई। जब इस देश के अंदर हमारे समाज को नहीं, हमारी बहुत सी जातियां भी भूल में हैं, क्योंकि हिंदू व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य हैं। बाकी बचा चौथा वर्ण, और चौथे वर्ण में बाकी सब लोग हैं जो अपने आप को खामखा क्षत्रिय मान रहे हैं। उसमें सैनी समाज भी है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है मंच पर। उसमें यादव समाज भी है, गुर्जर समाज, जाट समाज, ऐसे बहुत से समाज हैं हमारे जो इस देश के अंदर शिक्षा से वंचित थे। उनके पास जमीन हो सकती है, जायदाद हो सकती हैं, लेकिन एजुकेशन का अधिकार किसी को भी नहीं था। और पहली व्यवस्था में जो उन्होंने अपनी व्यवस्था बना रखी थी, कौन सी व्यवस्था थी इस देश के अंदर कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा। ये पहली व्यवस्था थी भारत के अंदर। एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करे व्यापार और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था उनके ग्रंथों में अधिकार। यानी कि केवल ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार, क्षत्रिय को लड़ने का अधिकार, वैश्य को व्यापार करने का अधिकार और हमारे समाजों को उनकी सेवा करने का अधिकार था। हाँ, गुलामी का, सीधे शब्दों में। और महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने तो उन्होंने एक बात कही कि ज्ञान के अभाव में मती गई। ये महात्मा ज्योतिबा फूले जी का है कि ज्ञान के अभाव में मती गई, मति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में गति गई, गति के अभाव में संपत्ति गई, संपत्ति के अभाव में बहुजन बर्बाद हो गए।
केवल ज्ञान के अभाव में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। किसके अभाव में? किसके अभाव में? ज्ञान के अभाव में। कि ज्ञान के अभाव में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नवंबर 1890 में इनका परिनिर्वाण हुआ और प्रकृति ने इसमें ज्यादा देर नहीं लगाई। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की विचारधारा कहीं भारत में लोप ना हो जाए, प्रकृति ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। जब मानव से कोई बात अलग हो जाती है तो प्रकृति जमीन पर उतरकर समाज में एक नया अंकुर पैदा करती है। वैसे उनको समय में बांधना मेरे लिए भी बहुत बड़ा धर्म संकट था। उन्होंने अपनी थोड़ी सी बात रखी है। यदि समय अच्छा होता, समय पर्याप्त होता तो उनका हमें बहुत बहुत और मार्गदर्शन मिलता। लेकिन इतनी बात में, इतने समय में उन्होंने इतनी बातों पर नजर डाली है कि हमारी जो सोई हुई आत्मा थी वो भी जाग गई। मैं वक्ताओं की सोची बहुत बड़ी है, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा थोड़ा समय का ध्यान करते हुए, क्योंकि मेरे पर अंकुश लगाया है कि जल्दी आप समापन की तरफ कार्यक्रम को ले जाएं। मैं दयाराम जी गौतम, जो हमारे वकील साहब हैं, धनौरा में प्रैक्टिस करते हैं और बहुत मृदुभाषी हैं, मैं इन शब्दों के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। गौतम जी नहीं दिखा पड़ा, आ रहे। उनकी हर बात में इतनी मिठास है। गौतम जी के बारे में कह रहा हूं, उनकी हर बात में इतनी मिठास, दिल जीतने के सारे हुनर उनके पास है। आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यहाँ पर पहुँचे दिल्ली से एवं जनपद के कोने कोने से आए हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग और हमारे बीच में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मास्टर साहब, सभी को मेरा जय भीम। ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर मैं आपको फूलों से सम्मानित करता हूँ। और हम लोग आज पूर्ण करें। आज ही डीएम साहब को ज्ञापन देना है कि इसकी जो तारीख है, जो इसकी पिटाई अभी तक नहीं हुई है, जब से बहन जी ने स्थापित किया प्रतिमा, वो कमेंट कर दिया, वो हो जाएगी। वो विधायक जी ने फिर भी आप लिखते थे उन्होंने कहा है कि डीएम साहब के खाते में, शासन के खाते में प्रतिमाओं और रख रखाव का पैसा आता है। आप सैनी जी अपने ज्ञापन के माध्यम से डीएम साहब को देंगे तो इसकी रंगाई पुताई इसी महीने से चालू हो जाएगी। आप दिए, हम विधायक से नहीं कहना चाहते, हम अपने डीएम से कहेंगे। हमारा जिलाधिकारी है, हमारा कमिश्नर है। अगर एक बार को हमारी बात विधायक भी नहीं मानते हैं तो हमारा तो डीएम साहब है ना, हम तो जिलाधिकारी से बात रखेंगे। आप अपना ज्ञापन दें और इनसे मांग करें कि हमें दुख है कि जब बहन जी ने जनपद का नाम ज्योतिबा फुले रखा है और ये प्रतिमा स्थापित थी तो अभी तक इसकी रंगाई पुताई क्यों नहीं की गई। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए अपने महापुरुषों से कि हम अपने दैनिक कार्य में लगे रहते हैं, खेती बाड़ी में, वो तो जरूरी है, लेकिन हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? हमारे बच्चे नौकरियों पर कैसे पहुँचें, हमारे बच्चे इंटर के बाद आगे की पढ़ाई कैसे करें, हम अपने अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक हों। 90 की बात है जब आपका आरक्षण मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, मैं इंटर में था गुरुजी, तो ज्ञान भारती इंटर कॉलेज की हड़ताल कर दी ब्राह्मणवादी लोगों ने। उन्होंने हड़ताल करने के बाद सारे बच्चों को, शिव इंटर कॉलेज के सारे बच्चे ज्ञान भारती में आ गए और हमारे भी घंटी बजाते और सारे बच्चे बाहर आ गए और बोले हम पढ़ाई नहीं होने देने के, सब लोग सड़कों पर चलो, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन होना है। सरकार बीपी सिंह की थी, बीपी सिंह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया था और तुम्हारे लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाई थी मायावती और काशीराम जी ने, जो मंडल कमीशन जिसमें आपको 27% आरक्षण मिलता है। तो देखिए अभी हमारे सैनी समाज को, प्रजापत समाज को, पाल समाज को, यादव समाज को और
जो ओबीसी में आते हैं उन समाजों को अभी बहुत जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा आरक्षण जाटों ने खा लिया। वो यानी कि ब्राह्मणवादी लोग हमें तुम्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं, जबकि अपना जो है वो हमारा 17% है, आप लोगों का 27% है। इन्होंने तुम्हारे आरक्षण में बहुत जाति बढ़ रखी हैं, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे, आप अपने बच्चों को अग्रसित नहीं कर रहे। आपका आरक्षण, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आपके आरक्षण में एक जाट समाज है जो ओबीसी में आता है, लेकिन वो दिल्ली में जनरल में है पिछड़ी जाति में आ गया है, पिछड़ी जाति में आ गया है। आपका आरक्षण जो है कुछ विशेष जाति ही उसका फायदा ले रही है, आप लोग पीछे हो। हम अपनी खेती बाड़ी को छोड़ें, अपनी खेती बाड़ी भी करें, लेकिन बच्चों को शिक्षित करके आगे बढ़े ताकि हम नौकरी पे पहुँचें। आज जो है जहाँ डीएम साहब बैठे हैं, आपका मुझे उम्मीद है एक आध नुमाइंदा बड़े मुश्किल में होगा, वो भी काय में होगा, कोई फुलवाड़ी की खुदाई करता होगा या कोई चपरासी होगा हैं। लेकिन यहाँ पर आपका पेशकार, आपका कोई एसडीएम, आपका कोई स्टेनो, हमारा तुम्हारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों हम अपने बच्चों को उस तरफ भेज नहीं रहे। अरे वो पढ़ लेगा लिख लेगा अपना आप पास हो जाएगा, ठीक है, पढ़ गया हाई स्कूल करके इंटर करके अब घर हो गया, फिर अपना खेती काम करने लगा। हम ये आज से ही प्रेरणा करें, अपने घर में जाके अपने बच्चों को ऐसी मार्गदर्शन करें जो बच्चा हमारा नौकरी की तरफ भागे। हमें नौकरी भी करनी है, पुलिस के चक्कर में मत पड़ो कि पुलिस का सिपाही बन जाएगा, पटवारी नहीं बनाना है। अभी अपने धनौरा तहसील के 4 बच्चे एसडीएम बने हैं, कल 2 बच्चे परसों तहसीलदार बने हैं, आपके ही बच्चे बने तहसीलदार। आपका जाटव समाज आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा हो? मजदूरी कर रहा, मेहनत कर रहा, अपने बच्चों को पढ़ा रहा। हम लोग अपनी शराब के चक्कर में, हम अपनी औरों के चक्कर में लगे रहते हैं। अपने उन चीज़ों को छोड़ो, हमें अपने बच्चों को, इन लोगों का कहना यह था महात्मा ज्योतिबा फुले का कि पढ़ लिख कर अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। है जयंती जो मना रहे हैं वो हम ये मना रहे हैं, हम प्रेरणा ले रहे हैं साहब से। ज्योतिबा फुले ने तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, है ना। तो हम भी अपने बच्चों को, हम अपने घर के बच्चों को मार्गदर्शन करें। ये नहीं है कि हम छोटी मोटी बालकों को पढ़ाया, इंटर बीए करके घर बैठा दिया। हमें एक बच्चे को निश्चित ही ग्रेजुएट कराना है और अधिकारी बनाना है। यही तो प्रेरणा लेनी चाहिए। बार बार हम यही कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अधिकारी बनाने की सोच नहीं। न तीर चलाएंगे न तलवार उठाएंगे, ये विचारों की लड़ाई है। न तीर चलाएंगे न तलवार उठाएंगे, हम बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे। तो मादा रखते हैं डॉक्टर ताराचंद सैनी जी। बहुत अध्यक्षता कर रहे मास्टर शिवनाथ सिंह जी एवं मंच पर उपस्थित सभी अतिथि जो अमरोहा से बाहर से चल के आए हैं, मेरठ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, एवं अपने क्षेत्र से उपस्थित सभी बुजुर्गवार, सबका सम्मान करते हुए मैं 1 मिनट में केवल अपनी बात को समाप्त कर देना चाहूँगा कि जिस कार्यक्रम में हम महात्मा ज्योतिराव फूले जी को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। और विचार किसी सीमा से बंधा नहीं होता। विचार का विस्तार न केवल इस पृथ्वी तक बल्कि अंतरिक्ष तक होता है। तो हम महात्मा ज्योतिराव फूले जी को अनुसरण करें, उनके विचारों से प्रेरणा लें और उन परिस्थितियों का एक बार आकलन करके देखें जिन परिस्थितियों में उनका जीवन रहा होगा कि उस समय समाज की कितनी दुरूह स्थिति थी। उस स्थिति में उन्होंने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए परिवार नहीं, किसी एक जाति का नहीं, बल्कि ऐसे सभी समाज को एक प्रेरणा दी, स्वाभिमान से जीने का रास्ता बताया जिनको अपनी आवाज कहने तक की हिम्मत उस समय पे नहीं थी। तो इसको किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ देना
किसी जाति से जोड़ देना ये एकदम व्यर्थ है। इस विचार को सतत विस्तार देने के लिए हम लोग यहाँ आए आज, तो इसको हम अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी जाति में विस्तारित करें और ये कहानियां बताएं कि किन परिस्थितियों में महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने शिक्षा का अलग जगाया, अपनी अनपढ़ पत्नी को शिक्षित किया, फिर अध्यापिका बनाया। ये बड़े गौरव की बात। बताइए, उन परिस्थितियों में जब आदमी छाया से भी बच जाता था, जब आदमी छाया से भी बच जाता था, उन परिस्थितियों में शिक्षिका बना देना और खुद विद्यालय खोल देना, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो इस जज्बे को सलाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय ज्योतिबा। तो प्रयास को देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। आओ सही सब बेटा, और इस टीम ने हमारे बीच में आकर हमारी हारी जंग को, हमारे विश्वास को मजबूत कर किया और इस चर्चा को आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैंने 1999 से पहली बार इतनी भीड़ भड़का देखी। हमने बहुत बार कहा कि भाई यहाँ पर चर्चा होगी, लेकिन वो भीड़ ऐसे ही एक सैलाब की तरह खिसक गई। उसका दूसरा कारण एक प्राकृतिक आपदा जो फसलों से हमारे भाई किसान गुजरे, ये खौफ पैदा है उनके बनने के। हमने अगर कटाई नहीं करी, कटाने के समय संकट आ जाए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो हमारी भीड़ जो प्रयास था वो निष्फल सा हमें लगा। हम 29 गाँव में मैंने नोट किया था, 29 गाँव में किसी दिन हम संडे करते थे, 4 गाँव घूमे, किसी दिन 5 गाँव घूमे, सबसे ज्यादा परसों 9 गाँव घूमे और नुक्कड़ सभाओं पर उतरी आए अपने समाज की जागृति के लिए। निश्चित रूप से हमारे बीच में जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, कह रहे आपका प्रयास निष्फल नहीं जाएगा। मैं भी मानता हूँ कि जब कोई कर्म होता है तो उसका कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है। मेरे पर दबाव पड़ रहा है कि मैं अब इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाऊं। हमारे बीच में बहुत बड़े होनहार हमारे समाज के नेता चंदपाल सैनी हमारे बीच में आए हैं। अब मैं उनका नाम प्रपोज करूंगा तो ये कहेंगे यार मैं तो होश में नहीं लेने दिया। चलिए, दूसरे वक्ता के रूप में मैं इन 2 लाइनों के साथ, जिन्होंने हमारी इस हारे हौसले को एक जिंदा दिली दी। हमें लगा, हम तो ऐसा लग रहा था कि हम चर्चा करने की भी अगर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इतने लोग चर्चा के लिए तो हम लोग मौजूद हैं, तो कुछ हौसला बना। मैं उनको, हमारी इस टीम के, सैनिक समता दल की टीम के, हमेशा, मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ऋणी रहूंगा। मैं जो हमारी इस टीम के नेता है बीडी सुभाष साहब, सैनिक समता दल के, जो राष्ट्रीय पूरे देश में एक संदेश ले जा रहे हैं, मिशन ले जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब का, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का संदेश पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा इन दो शब्दों लाइनों के साथ। आंखें तरस रही थी तेरे दीदार के लिए, मेहमा बन के यूं तेरे आने का शुक्रिया। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद। जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। नहीं अमर रहे नहीं, हमारे लोग अमर हैं। ज्योतिबा फूले अमर है, ज्योतिबा फूले अमर है, माता सावित्रीबाई फूले अमर है, माता सावित्रीबाई फूले जी को उनकी 196वीं जयंती पर त्रिवार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की इस विचार गोष्ठी के अध्यक्ष
माननीय शिवनाथ सिंह प्रजापति साहब जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं कि ऐसी हस्तियां हमारे बीच में विराजमान हैं। साथियों, समता सैनिक दल में मैं 25 वर्ष का था तब एक सैनिक भर्ती हुआ था और मैं अपनी मेहनत और कुर्बानी के बल पे जो यहाँ जो उपाध्यक्ष बना हूँ वो काम के बल पे ही होता है। तो लिखा है कवि ने कि जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, कि जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, जन्म से तो आदमी आदमी समान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है। कुछ न कुछ विचित्र हो, सूर्य सा चरित्र हो, दूध धोई चांदनी सा निर्मल मन पवित्र हो, और जिंदगी तो एक सीधा साधा इम्तिहान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान। कि कर्म ही बिगाड़ता, चोरी करेगा तो धारा लगेगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया है। कर्म ही बिगाड़ता, कर्म ही संभालता, और कर्म जिंदगी के हर पहलू को निखारता, और कर्म से तो आदमी आन बान शान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म। कि एक रीत बहुत है, एक रीत बहुत है, एक प्रीत बहुत है, और जिंदगी सफल बने तो एक गीत बहुत है। एक रीत बहुत है, एक प्रीत बहुत है, और जिंदगी सफल बने तो एक गीत बहुत है। रीत प्रीत सब ये नियत का विधान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है, जन्म से नहीं मनुष्य कर्म से महान है। तो ऐसे थे हमारे माननीय ज्योतिबा फूले साहब, जिन्होंने पूरे देश के लिए, समाज के लिए समता की लड़ाई लड़ी और उन लोगों के लिए हक अधिकार दिलाया। और देखिए उनके जीवन की घटना देखिए कि वो 1827 में पैदा हुए 11 अप्रैल को, और 1 वर्ष के बाद ही उनकी माता उनको छोड़ के चली गई। और ऐसी स्थिति में वो बच्चा कैसे पढ़ा लिखा होगा, कितनी कठिन परिस्थितियां होंगी। उसके बाद 1840 में उनका विवाह हो गया, सावित्रीबाई फूले के साथ विवाह हो गया, विवाह में बंध गए। अब उनके संतान कोई पैदा नहीं हुई। पढ़ने, जातिवाद के कारण उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया ब्राह्मणों ने, 7वीं क्लास तक ही पढ़ सके, मराठी भाषा नहीं पढ़ने दी। उनके साथ ये छुआछूत भेदभाव होता था। और अंत में उन्होंने फिर 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया, गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी आपने। तो इस तरह से माननीय ज्योतिबा फूले ने हमारे समाज के लिए बहुत सारा कार्य किया, हम उनको नमन करते हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय राज्यपाल सैनी साहब को कि उन्होंने बड़ा ही हौसला किया कि कलेक्ट्रेट के बीच में अपने समाज की बात को रखने के लिए यहाँ पे हम सब लोगों को बुलाया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, जोरदार तालियों से साहब का स्वागत करें। उन्होंने हिम्मत की है, उन्होंने समाज को जगाने का काम किया है। साथियों, कोई भी समाज बिना विचार के नहीं बढ़ता आगे। इस देश के अंदर 2 प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं, एक समतावादी हैं और एक विषमतावादी हैं। विषमतावादी लोग डेली पार्कों के अंदर इकट्ठे होते हैं, उनके पास धन है, धरती है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास न धन है न धरती है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आज हम लोग अपने नेता को भी जाति का बना दिया है कि सैनी समाज का नेता है। ये बड़ी घटिया बात है। मैं इस बात का खंडन करता हूं कि कोई भी महापुरुष होता है और डॉक्टर अम्बेडकर को कह दिया शेड्यूल कास्ट का नेता है, नॉट, दिस इज रॉन्ग। और जो समाज में ये जो काम कर रहा है ना, ये RSS के नाम का ही संगठन कर रहा है। आज देश की राजधानी में एक चमारों का संगठन नाम दिला करके कि उनकी चाल को समझिए। मान्यवर काशीराम ने घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के साइकिल चला करके आपको जागृत किया था कि आप 85% हो। उन्होंने नारा लगाया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से हम समाज में बढ़ चुके हैं। मैंने लिखा है साहब, पीड़ा है मेरी कि न जाने क्यों इतनी मतलबी हो गए हैं लोग, न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए हैं लोग। सैनी साहब,
निस्वार्थ के लिए औरत शहरत दौलत कमाओ, समता आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाएं, इतने खुदगर्ज हो गए लोग। ये पीड़ा है, पूरे समाज की पीड़ा है सर। जब तक हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, बाबा साहेब का पहला मूल मंत्र जिस समाज ने भी स्वीकार किया, आज उस समाज को देखिए और अपने आप को देखिए, कहाँ हो आप, मूल्यांकन कीजिए ना। यानी एक मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि राहगीर था, रास्ते में जा रहा था, उसको हीरा मिल गया। हीरा मिल गया, वो जानता नहीं था कि भाई ये हीरा है, और अपने लेके चल दिया। तो एक नदी के पास पहुंचा, वहाँ पे अपना केवट था माली जाति का, वो नाव चला रहा था कि भैया मुझे पार कर देगा। हाँ भैया कर दूंगा। कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास पैसे तो है नहीं। नहीं, उसे जौहरी भी मिला, उसने भी उसकी हीरे की कीमत 2 रुपये लगाई। नहीं भाई 2 मैं नहीं दूंगा। वो चला गया कि भाई नाव पार करवा दे। अब भैया भाई मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं है कुछ, कोई बात नहीं भाई ये है, ये मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है भैया दे दे से। अब ऐसा हुआ कि उसने जो इस हीरे को अपनी नाव में जड़ लिया, और हीरा बड़ा चमकदार था, वो रात में भी चलाता था, उसकी आमदनी डबल हो गई। तो एक दिन आता है जौहरी, जौहरी ने देखा भाई ये तो केवट तो बड़ा पैसे वाला, भाई हीरे को अपनी नाव के अंदर लगा के चला रहा। कि भाई कितने का देगा तू उसे? अरे साहब मेरा तो धंधा बहुत अच्छा चला, मैं तो नहीं बेच रहा। अरे नहीं भाई मैं तेरे को 2 रुपये दूंगा। 2 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। खैर 2 रुपये में उसने उसे ले लिया कि मैं तेरे जो है ना 2 रुपये भी दूंगा और तेरी 2 नई नाव बना के दूंगा। केवट खुश हो गया, भैया बना दे। तो वो खुश हो गया और उसने 2 नाव बना दी। अब वो जौहरी को तो ये लग रहा था ये तो भाई कीमती है बहुत। और भैया नाव पार करी और हाथ में रख के बोलता है कि वाह। और जैसे ही उसने कहा, वो जो हीरा था चटक करके ऊपर चला गया और उसने आकाशवाणी की कि हे मूर्ख, हे मूर्ख, कि उसको तो ज्ञान नहीं था, तुझे ज्ञान था, तूने मेरी केवल 2 रुपये कीमत लगाई। तो ये आज हमारे समाज का यही हाल है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे समाज में ऐसा हीरा पैदा हुआ है जिसको एक जाति में बांट के रख दिया है। वो पूरे भारतवर्ष के नेता थे। उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी सबके लिए अधिकार दिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट ये लोग दबा के रखे कांग्रेस वाले। जब VP सिंह की सरकार आई और काशीराम ने जब पूरे भारत के अंदर सड़कों पर लिखवा दिया कि मंडल आयोग को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, यानी बीच में जोगीनाथ मंडल के नाम से एक वो भी बना था, हाँ धनिकराज मंडल के नाम से एक कमेटी बनी थी, लेकिन उन्होंने भी उसकी रिपोर्ट बहुत बाद में दी। और हमारा 52% आबादी है। 52% आबादी होने के बाद हमें कितना दिया है? 27%। आज भी हमारे साथ अन्याय है सर। तो एक तो हमें 52%, ये DM और कलेक्टर जो भी कोई सुन रहे हैं, मैं ये जो सभा हो रही है हमारी ज्योतिराज सुगुले के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर हमारा 52% हिस्सा है, वो 52% मिलना चाहिए और 52% आरक्षण होना चाहिए। एक डिमांड आप ये भी लिख लें इसमें, लिखी हुई है सर। दूसरी बात, 52% के अलावा एक जाति जनगणना की बात चल रही है देश के अंदर। लिख रखी डिमांड नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना सर मंच के माध्यम से जो आपकी बात है। हाँ बिल्कुल 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 मंच के माध्यम। मैं तो DM साहब को सुनाना चाह रहा हूँ, यहाँ का शासन प्रशासन सुन ले, चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत यहाँ का शासन प्रशासन सुन ले कि ये जो हमारा जाति जनगणना का चल रहा है, हमारी बिहार की सरकार ने जाति गणना प्रारंभ कर दी है और राज्यों ने भी कर दी है। वहाँ पे जो हमारे दूसरे साथी हैं एक और अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक राज्य में साउथ में, क्या नाम है उनका, स्टालिन साहब। उन्होंने देखिए इतना सुंदर कार्य किया है कि उन्होंने मंदिरों के अंदर आरक्षण कर दिया। और जो संवैधानिक रूप से जो
अनुपात में बांटा गया है, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल का, उसी रूप में उन्होंने वहाँ पे आरक्षण लागू कर दिया है। और सारी मंदिरों की संपत्ति साहब स्टालिन सरकार के पास आती है और सारे जो उसमें जो बैठते हैं उनको 15,000 रुपये सैलरी या 20,000 रुपये महीने सैलरी दी जाती है, जो भी बैठता है उसमें। तो ये काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जो है हमारा समय आने वाला है, हमारा काम ये जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है वो तो दिखाएगा नहीं, योगी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन हमारा सोशल मीडिया पे कार्य प्रजापति साहब बहुत बड़ा चल रहा है और पूरे भारत के अंदर हमारी जागृति चल रही है। और 24 नहीं तो हमने निश्चय कर रखा है प्रजापति साहब, 29 में हमारा अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री होगा। ये 4 लाइनों के साथ में बताता हूँ कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है और लाल किले पर मिलकर के झंडा हमें फहराना है, अम्बेडकरवादियों को झंडा फहराना है। और मुख्यमंत्री अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी हमें बनाना है। और इसी लक्ष्य को लेकर के समता सैनिक दल काम कर रहा है। और मैं आपसे आह्वान करूंगा, समता सैनिक दल की सिपाहियों, उसकी बात ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जुल्मों से यदि बचना चाहो, जितनी प्रकार की जुल्म जाती है, जुल्मों से यदि बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल और घर घर से एक बच्चा दे दो, मांगे समता सैनिक दल। मैं आपसे निवेदन करता हूं और मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि आगे से सैनी साहब, हम चाहेंगे कि हम गांव-गांव में भ्रमण करना चाहेंगे। आप गांव में छोटी छोटी गोष्ठियां करें, हमें मंच की जरूरत नहीं है, हम नीचे दरियों पे बैठ करके इस कार्य को करेंगे। और ये बहुजन समाज है, जो बिखरा हुआ समाज है, हमें ये बनाना है। और 24 में भी ये जो मनुवादी सरकार है, इसको हमें उखाड़ फेंकना है। हमने पूरे देश के अंदर समता सैनिक दल ने ऐसी रणनीति बना ली है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, रोटी बेटी के रिश्ते कायम करो। जब तक हम आपस में रोटी बेटी के रिश्ते कायम नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। सैनी साहब, नेताजी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये मुहिम चलाइए, हम मिलजुल के जाति को तोड़ो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार, चाहे राजा हो या रंक हो, सभी को एक का वोट दे करके बराबर का हिस्सा दे दिया है। 1 फॉर ऑल और ऑल फॉर 1। सबके लिए संविधान में एक सूत्र है, चोरी करेगा तो सब पे एक ही धारा लगेगी, झूठ बोलेगा या व्यभिचार करेगा तो एक ही धारा लगेगी, सब पे लगेगी, सबके लिए कानून एक है। तो इसलिए, और वोट की ताकत हमारी ज़्यादा है। हम लोग अपने अहम को त्याग करके मिटा दे अपनी गस्ती को, अगर बर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम तो साहब जमीन पे बैठ करके, यानी डेलों में सो करके, खेतों में सो करके काम करने वाले लोग हैं। हमारे पिताजी किसान थे, गांव के रहने वाले हैं। हम उत्तर प्रदेश का ही, मैं जिला एटा जलेसर तहसील का रहने वाला हूँ। वहाँ ज़मीन है, आज भी ज़मीन हम करते तो नहीं है, बच्चे तो सब दिल्ली में सेटल हो गए साहब। यानी 4 बच्चों में सारे बच्चे मेरे पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 2 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में, एक प्राइवेट में, और तीसरी बच्ची भी मेरी MSc B.Ed है, CTET पास कर लिया, वो भी लग जाएगी थोड़े बहुत दिन में, सरकारी में नहीं तो प्राइवेट में, वो भी काम पे लग जाएगी। तो मैं कहता हूं कि बाबा साहब का पहला मूल मंत्र है, रोटी कम खाओ, ज़्यादा शान शौकत मत करो, बुराइयां हैं जो अपने अंदर, पान तंबाकू बीड़ी विस्की, इनको छोड़ने का काम करो और उस पैसे को बचाओ, अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे लगाओ, इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और फिर मायावती जी से नेता बनाओ। मैं अनुरोध करता हूँ खासकर अपनी बहनों को। तो मैं सैनी साहब से अनुरोध करूँगा कि ऐसे कार्यक्रम आप अपने गांव में रखें और वहीं ज्योतिबा फूले की या सावित्रीबाई फूले का जन्म बनाएं, बाबा साहब का जन्म बनाएं, और इस तरह से हमारा कारवा आगे बढ़ेगा। और बढ़ता चल बढ़ाता चल, भीम गीत भीम के गाता चल, बाबा के नौ शोर, कल के सुनहरे पल की ओर बढ़ता चल बढ़ाता चल। और सुबह निहारन शाम निहार, धूप निहारन छाँव निहार, छाले पड़े न पाँव निहार, करना है संघर्ष कठोर, कल के सुनहरे पल की ओर बढ़ता चल बढ़ाता चल, गीत भीम के गाता चल। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और फिर 4 लाइनों के साथ कि अपने पैरों पे उठो अगर
तुमको इंसान कहा ना हो, जो जबा मर्द बनकर चलता उसके ही साथ जमाना हो। 1-1 रुपया इकट्ठा करें, कई करोड़ से अधिक खजाना हो, 2-4 साल में बन सकता अगर तुमको किला बनाना हो। सब दुनिया वाले अड़े हुए हैं अपनी कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में, भारत की बस्ती बस्ती में। इन्हीं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सभी से एक अनुरोध करता हूँ, एक पुस्तक जिसके अंदर हमारे बहुजन महापुरुष 60-70 बहुजन महापुरुष हैं वो आपको दी जाएगी। एक समता सैनिक दल की बनियान है वो अपने बच्चों को पहनाएं, एक कैप है, एक पटका है, एक ये डिबरी है। केवल हम सहयोग के रूप में 100 रुपये आपसे मांग रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको दी जाएंगी 100 रुपये के अंदर। इससे हमारे समता सैनिक दल को भी सहयोग होगा। ये हम लेके आए और सभी भाइयों के लिए है, तो सभी लोग ये भी लेने का काम करेंगे, क्योंकि देखो आने जाने में भी हमारा किराया भाड़ा लगता है, तो वो कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे ही आपने सब लोगों ने यहाँ से मदद करनी है और 100 की बाउंडेशन नहीं है, ज़्यादा भी दे सकते हैं संगठन के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आप आइए प्रजापति साहब, हम आपका VIP वाला जो कार्ड है वहाँ बनवा देंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पहले समता सैनिक वहाँ सलूट करता है। और 14 तारीख को आप 13 को ही शाम को आना पड़ेगा। वहाँ अम्बेडकर भवन पे पूरे खाने रहने की व्यवस्था है रात को भी, और शाम को 13 को कवि सम्मेलन भी है 4 बजे से। उस कवि सम्मेलन का भी राष्ट्रीय स्तर का मैं ही संचालन करता हूँ, उसका भी आप रसोसन लें। और 14 को बाबा साहब की प्रतिमा पे सलूट का कार्यक्रम है। समता से पहले तमाम जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी और तमाम केजरीवाल जी सब नेता आते हैं पुष्पांजलि से पहले। तो आप सभी से अनुरोध करूँगा आप वहाँ पे भी आने का कष्ट करें। मैं आपको उसके लिए भी आमंत्रित करता हूँ। मैं लेटर लाया हूँ बाकायदा, आपको मैं रिटर्न में वहाँ के लिए भी इन्वाइट करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ है, सब लोग हाथ जोड़ लेंगे, मैं आपके लिए मंगल कामना करूँगा सभी के लिए, इस स्थान पर अच्छा लगेगा। बोलिए सभ्य सत्ता सुखी हंतो सुखी हंतो सखे मनो सभ्य भद्राणी पसंतो महाकंचित महागमे सभ्य सत्ता सुखी हंतो सुखी हंतो सखे मनो सभ्य भद्राणी पसंतो महाकंचित महागमे सभ्य सत्ता सुखी हंतो सुखी हंतो सखे मनो सभ्य भद्राणी पसंतो महाकंचित महागमे। बोलो साधु साधु साधु। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, नर हैं मादा हैं, स्त्री है पुरुष है, बच्चे बूढ़े जवान हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सभी सुखी हो, सबका मंगल हो, सभी दीर्घायु हो, सभी को कोई रोग ना लगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः आप सभी का साधुवाद साधुवाद। जहाँ कोई चौराहा होता है, जहाँ पब्लिक मजमा लगाते हैं, तो अपने आप के लोग यूं ही सुबह इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ हमने 29 गाँव में कम से कम 20 हमने नुक्कड़ सफाई करी है। हमें उसका रिजल्ट महसूस हो रहा है। मैं बहुत निराशा हो गया था जब हमने देखा 29 गाँव में घूमने के बाद। मैं क्या जवाब दूंगा सुजात साहब को, हम तो गिने चुने लोग बैठे थे, लेकिन उन्हें मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा मनोबल बढ़ाया, एक हमारे मन में एक नई चेतना जागृत हुई। क्योंकि दो बड़ी समस्याएं, एक तो फसल कटाई चरम सीमा पर, और एक कार्यक्रम हमारे लोग ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम में उधर खिसक गए, हमारे बुलाए हुए लोग भी उधर खिसक गए। क्योंकि आजकल जो है ना स्वार्थ बहुत जगह बना चुका है मनों में। मैं इन 2 लाइनों के साथ श्री चंपा सैनी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि मैं समझता था कि तू मेरी जगह पर है,
पर तेरे चलते तो है दोस्त हर जुमा पर है। इन शब्दों से हिसाब में प्रीतम पाल सैनिक को मन पर अनुभव करता हूँ। समता सैनिक दल के सम्मान्य पदाधिकारीगण जो आदरणीय वीडी सुजात जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए, कार्यक्रम के आयोजक बहुत ही संघर्षशील और अपनी जिद के पक्के, जिन्होंने इस सामाजिक मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प उठाया हुआ है और जो बहुत प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, ऐसे आदरणीय श्री राजपाल सैनी जी, बहुत ही सम्मान के योग्य पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन चूँकि ये दूसरा स्वरूप यहाँ हो गया था तो हम लोग बहुत पहले आना चाहते थे कार्यक्रम में। अब सब साथी हमारे फिर निकल भी गए। गजरौला में एक कार्यक्रम था अलीपुर में, वहाँ से पता चला कि यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो हमने सोचा भाई वहाँ हम जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, कहने से टकराव होगा। तो लेकिन हमने अपनी बात कह दी। हाँ, टकराव होगा, इस कारण से हम थोड़ा, बाबूजी का गंगाराम सैनी जी का फ़ोन गया तो मैं अमरोहा में ही था। मैंने कहा फिर मैं अपने आप को आने से रोक नहीं सका जब मुझे सूचना मिली कि अभी चल रहा है कार्यक्रम। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतने इस मूवमेंट को इस तरह से, इस समर्पित भाव से, ऐसे समय में जब मान्यवर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव जी फूले हमारे बीच में नहीं है, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार जी, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशी राम साहब, जिन्होंने इस मूवमेंट के लिए अपने आप को खपा दिया, ऐसे में उनके विचारों को, उनकी थाती को, उनकी ऐतिहासिक विरासत को, और जो हम सब का रास्ता होना चाहिए, उसको आप लोग उनके ध्वजवाहक, उनके विचारों के ध्वजवाहक के रूप में आप लेके चल रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और आज आवश्यकता है इस बात की, आज जो वर्तमान में राजनीतिक परिवेश है, आखिर हमें विचार करना पड़ेगा हम जा किधर रहे हैं, हमारा रास्ता क्या था, हमको किस रास्ते पे जाना चाहिए था, और हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं, किस तरह की ताकतों को हमने इस देश को उनके हाथ में सौंप दिया। जिस सामंतवादी व्यवस्था से, जिस अपमानजनक परिस्थितियों से, जिस गैर बराबरी की, विषमता की, जो सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था थी, उससे निकालकर हमारे महापुरुषों ने हमको एक सम्मानजनक रास्ता आगे बढ़ने के लिए दिया था। संविधान का संरक्षण हमें दिया था। आज वर्तमान का राजनीतिक परिवेश देखिए, आज कोई बात नहीं होती, किसी विषय पर बात नहीं होती, केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आखिर ये क्या है, क्यों हो रहा है? ये केवल एक जातिगत श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए, एक केवल जातिगत श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये SC ST OBC को हुक्मरान बनने से रोकने के लिए, वो देश में आगे ना बढ़ पाएं और हम केवल डिपेंड्स होकर रह जाएं, उनके ऊपर निर्भर होकर रह जाएं, ऐसी व्यवस्था की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं। अभी जातिगत जनगणना की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं होती। महात्मा ज्योतिराव जी फूले, अभी बाबूजी बता रहे थे, गुलामगिरी नामक किताब लिखी, उसमें उन्होंने कहा था, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना हम शूद्र हो गए, अर्थात हम दीनहीन हो गए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो,
आखिर जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने शिक्षा पे फोकस किया और हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। जिन्होंने हमको सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए, उनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए, उनके विचारों पर चलने के लिए हम लोग आगे नहीं आते। और मैं आजकल सोशल मीडिया तमाम उस पर देख रहा हूं, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, माननीय सुजात साहब, इस देश के प्रधानमंत्री पे किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई साइंटिफिक उनका दृष्टिकोण नहीं है, कोई तार्किकता का दृष्टिकोण उनके अंदर नहीं है, कोई उनके विचारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। कैसी बातें वो कर रहे हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है और हम ये संकल्प लेके यहाँ से जाएं महात्मा ज्योतिराव जी फुले के जन्मदिन के अवसर पर कि जो संघर्ष उन्होंने हमारे लिए किया और ये जो राजनीतिक परिवेश है, इसको अगर रोका नहीं गया, इसको अगर ताकत के साथ, फोर्स के साथ पीछे नहीं किया गया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें वोट का अधिकार दिया है, तो आने वाले 5-7 साल में फिर आप आप भूल जाइए। और अभी भी हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है, 90% आबादी के भाग्य का फैसला 10% लोग करते हैं। कौन गवर्नर होगा, कौन मंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन जज होगा, मीडिया किसके हाथ में रहेगी, ये फैसला 10% लोग करते हैं। ये ताकत 10% लोगों के हाथ में है और 90% लोगों को 10% लोग हाँकने का काम करते हैं डंडे से, अपने तरीके से। ये हमारा रास्ता था क्या? बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। आगे आप जो समता सैनिक दल के हमारे सम्मानित नेतागण यहाँ पर बैठे हैं, जो तमाम राज्यपाल जी के द्वारा जो आमंत्रित तमाम साथी हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग पूरी ताकत के साथ में आपके मूवमेंट को, हमारे जो महापुरुषों का मूवमेंट था, उसको आगे बढ़ाने में आप जो भी योजना बनाकर निकलेंगे, हम उसमें बिल्कुल ताकत के साथ आपके साथ खड़े मिलेंगे। और आने वाला समय निश्चित रूप से जो हमारे महापुरुषों का संघर्ष था, हमारे महापुरुषों का सपना था, संविधान तो हमें संरक्षण करता है पूरे देश को, और आज वो तमाम संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है? 76 वर्ष की आज़ादी होने जा रही है देश की। संविधान को लोगों ने आत्मसात कर लिया। संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से लोग चलना सीख गए, चल रहे हैं वो सारे लोग, और उनके पास पोलराइजेशन का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा एजेंडा है। हमने तो 370 का विरोध नहीं किया, 35A का विरोध नहीं किया। आप क्यों कॉमन सिविल कोड लेकर आना चाहते हैं? हमने तो CAA NRC का विरोध नहीं किया। कॉमन सिविल कोड से क्या बदलेगा देश में? ये केवल पोलराइजेशन के लिए तो है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर, पोलराइजेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट का विभाजन हो जाए और हम लगातार सत्ता में बने रहे। यही तो वजह है इसकी। IPC CRPC तो मुझ पर भी लागू होती है, मुसलमानों पर भी लागू होती है, SC ST के लोगों पर होती है, सब लोगों पर समान रूप से लागू होती है। तो जब ऑलरेडी हम लोग इस तरफ चल रहे हैं और देश में 95-98% से लेके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक तमाम पदों पर जब हिंदू वर्ग के लोगों का, जो अपने आप को कहते हैं सनातनी, वो बैठे हुए हैं। अगर ये मुस्लिम राष्ट्र बनता तो जब 750 साल मुगलों का सल्तनत था इस देश के अंदर, तब तो मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना। अब आप हमें मुस्लिम राष्ट्र होने का खतरा दिखाते हो। ये खतरा मुस्लिम राष्ट्र होने का नहीं है। ये कोई हमारे देश पे खतरा नहीं है। ये जो उनकी जातिगत श्रेष्ठता है, केवल वो बनी रहे, इसलिए तमाम सरकार और तमाम सरकारी संस्थान और पूरी मीडिया केवल दिन रात इसी में लगी रहती है। ये खतरा है, ये मुसलमानों पे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन असल टारगेट SC ST OBC के नीचे से, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाना है। उनको फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से गुलाम बनाना है। 2018 में राजनाथ सिंह, जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने जब कहा था, सर्कुलर जारी किया था अपने विभाग की तरफ से, हम जातिगत जनगणना कराएंगे,
तो 2019 में बीजेपी क्यों पलट गई? क्यों उन्होंने मना कर दिया? और अभी तक भी कोई उनका उस पर रुख स्पष्ट नहीं है। आज तमाम स्टेट की सरकार अपने खर्चे से कराने को मजबूर हैं। जब देश में जनगणना होती है, 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है, तो उसी में जातिगत जनगणना करा ली। एक शेर लेके आपसे विदा लेता हूँ, और शेर के बारे में बता दूँ कि एकता के ऊपर है मेरा, समझे साहब। मुत्तहिद के मानिए एक है, अगर है मुत्तहिद के मानिए एक होना, और मुंतशिर के मानिए है बिखर जाना। तो एक शेर में पढ़ूंगा और उससे आप कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हुए मैं आज के इस विचार गोष्ठी जो ज्योतिबा फूले के जन्मोत्सव 196 जन्मोत्सव मैं उनको इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हुए हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष वाले सम्मानित हमारी सैनिक सभा के ऑल इंडिया लेवल के महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री राजपाल सैनी जी, जिला अध्यक्ष, और राम सिंह सैनी जी चले गए हैं, बुजुर्ग थे। समता दल के सुजात साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समता दल संगठन के, समता सैनिक दल सागर साहब, हमारे भाई बड़े भाई श्री सुनहरी सिंह प्रजापति जी, दयाराम गौतम जी, ताराचंद सैनी साहब, हमारे नेतृत्व की क्षमता से भी अधिक क्षमता रखने वाले चंद्रपाल सैनी साहब, एक दल के जिला महासचिव के रूप में आज गंगाराम सैनी जी, वेदराम जी एवं आपकी पूरी टीम व आज के इस विचार गोष्ठी में भागीदारी करने वाले कनिष्ठ एवं वरिष्ठ साथियों को मैं सादर नमन करूंगा, जय भीम करूंगा, और महात्मा साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन उनका करता रहूं। बहुत देर से विचार गोष्ठी चल रही है, मैं तो 10:30 बजे आ गया था। उसके बाद में क्या हुआ, मैं 1 आध मिनट आप लोगों का ज़्यादा ले सकता हूँ क्षमा चाहते हुए, और मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगा 2-4 बातें हैं। आपका पूरा मार्गदर्शन क्या रहे? अभी मेरे भाई सैनी साहब अपने विचार दे रहे थे, हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े भाई विचार दे रहे थे, तो किससे करें शिकायत के गिर पड़े मुंडेर से। मेरे शब्दों पर गौर रखना जरा। बहुत अच्छा। किससे करें शिकायत के गिर पड़े मुंडेर से, हमने ही तो पतंग उड़ाई थी शौकिया, हमने ही तो पतंग उड़ाई थी शौकिया। आप कल भी सैनी थे, आज भी सैनी है। किसे सुझाव दे रहे हो? परिवार के बालक तो रुके नहीं वोट देने से, सरकार बनाने से। जब हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, आज उसे सुधार देने की बात कर रहे हैं। बहुत कोफ्त है, बहुत दुख है। और मैं राम सिंह जी हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, वो रो गए समाज पर। मैं भी रोता हूँ, मैं भी रोता हूँ कुम्हारों के लिए, मैं भी मरने को तैयार हूँ। कुम्हार में जन्मा हूँ तो कुम्हारों के लिए। वही बात चंद्रपाल सैनी की और राजपाल सैनी की और राम सिंह सैनी की है कि जिस समाज में जन्म है उसके लिए, उसके विकास के लिए मरना चाहते हैं। लेकिन कोई मरने दे तब, कोई मरने दे तब। आयोजन हुआ, आप 1999 से बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि आज का कार्यक्रम राजपाल जी कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम मेरे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। आपको ये पता नहीं कि आपके सैनियों को जितने आपने बुलाए उनको लुभा करके वो उसमें लेकर मीटिंग में ले गए। इस बात पर क्यों नहीं दुख प्रकट करते? सैनी समाज क्या, सैनी समाज क्या, कुम्हार समाज क्या, मतलब धीमर समाज। ये समाज तो वो है जो ज्योतिबा फूले ने हमें आज मंच पर कुर्ता पहन करके बोलने लायक किया। हम उनको नमन करना चाहते हैं, हम उनके चरणों में नमन करना चाहते हैं। और हम भूल जाते हैं अपने स्वार्थ के वशीभूत कि जब 4 नेता दिखाई दिए और गले में पट्टा दिखाई दिया, सिर पर तिलक दिखाई दिया, और सारे लोग जितने यहाँ 100 कुर्सी थी, 100 भरी हुई थी, वो सारे के सारे मीटिंग में चले गए राजनीतिक दल में। आज राजनीतिक दलों ने हमारे समाज को बर्बाद कर दिया।
और उन महापुरुष की बात हम ये क्यों माने, बुरा ना माने, मेरी बात को समझ ले, मेरी बात समझ ले अच्छी तरह से। चंद्रपाल सैनी जी किधर बैठे हैं, मेरे सामने बैठिए। विचार जब तक आपका है, जब तक आपके अंदर है, विचार जब तक आपका है, जब तक आपके अंदर है, और जब आपका मुखार बिंद से ये निकल गया, वो आपका विचार नहीं, वो सार्वजनिक हो गया, वो सार्वजनिक हो गया, वो सबका विचार बना। ये विचार, सबका विचार आपका ज्योतिबा फुले राव यहाँ पर खड़ा हुआ है। जब महापुरुष बन गया कोई, वो किसी एक जाति बिरादरी का नहीं होता। बाबा भीमराव अंबेडकर एक जाति बिरादरी के नहीं हैं, ज्योतिबा फुले राव वो एक जाति बिरादरी के नहीं रहे, सावित्रीबाई फुले एक जाति बिरादरी की नहीं रही, लेकिन उस जिस जन्म में लिया, जिस जाति बिरादरी में, उस जाति बिरादरी के लोग भी उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। बहुत दुखद बात है और इतनी चिंताजनक बात है कि जब तक इन लोगों का, आमदनी तो बहुत है, शाम को दारू पीते हैं, मस्ती लेते हैं, इन लोगों का जब तक ये सामंतवादी लोग इनके पैर नहीं काट देंगे, तब तक आहा इनकी निकलेगी नहीं। आज जो कार्यक्रम चल रहा है, आज जो सरकारें चल रही हैं, आज जो यहाँ से वहाँ तक की रेल बनी हुई है, ये आपके पैरों को काटने के लिए नीति दर नीति बन रही है। वहाँ भी बन रही है, आज के दफ्तर में, अमरोहा में भी, कि इन इतने सारे सैनिकों को कैसे हम करें। और हमारे ही भाई वहाँ नीति में हिस्सा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ है, उनका मतलब है, उनका MLC बनना है, उनका चीफ मिनिस्टर तक पहुंचना है। और आप चाहे डूब जाओ, आप चाहे कितने भी सड़ जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे वो सामंतशाही सुर जो नाना फडणवीस का 1818 तक रहा, और वो नाना साहब जो महाअय्यास एक अवस्था थी, 9 बीबियाँ थी नाना फडणवीस के, जब ये सामंतशाही बस चल रहा था, 9 बीबियाँ थी, 9 साल की लड़की से उन्होंने शादी की थी। रिश्वत को उस समय पेशवा सरकार रिश्वत को रिश्वत नहीं मानती थी, वो पेशवा सरकार का शासन आज चल रहा है। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, सामंतशाही शासन चल रहा है। और अगर कोई पढ़ता था, 1818 में पेशवा शासन समाप्त हो जाता है और 1827 में महात्मा ज्योतिबा फुले राव का जन्म होता है। मालूम है आपको, जब फुले का सुगुणाबाई ने उसका लालन पालन किया और जब पढ़ाने की बात करी एक मिशन के स्कूल में, तो ब्राह्मणों ने ये कह दिया कि गोविंद राम, तुम्हें हम बिरादरी से निकाल देंगे, समाज से निकाल देंगे, अगर तुमने ज्योतिबा को चर्च के स्कूल में पढ़ाया। आप इतिहास नहीं पढ़ते, आप उसको सोचते नहीं। हम अंधी दौड़ में चल रहे हैं, पीछे को चोर होता जा रहा है, आगे को हम दौड़ते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, कितनी दुख की बात है कि उसको मजबूर कर दिया ब्राह्मणों ने। जो आज जो ज्योतिबा फुले राव के गले में माला डालने के लिए विभिन्न वर्गों के लोग, एक राजनीतिक दल के आदमी जिनसे आज गदगद थे, राजपाल जी आप ये क्यों भूल रहे हो कि आपके लोगों को लुभाने के लिए और सामान्य निकाय का चुनाव हो गया, उसको प्रभावित करने के लिए आपके बीच में आए माला डालने के लिए। पिछले साल क्यों नहीं आए? उससे पहले साल क्यों नहीं आए? 1999 से क्यों नहीं आए? आपने कभी विचार किया? अभी कभी आपने विचार किया? ये चुनाव में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार करना होगा। मेरे भाइयों, कोई बात नहीं, कहने में क्या हर्ज हो रहा है, क्या बात हो रही है? मुझे मत रोकिए, मुझे चलने दीजिए। आज ज्योतिबा फुले राव को माला पहना करके सैनी समाज के वोट लेने के लिए वो यहाँ पर आए थे, अन्यथा न समझे। दूसरी बात, सैनियों की भी, भाई साहब, सैनी साहब प्लीज, आपने अपनी बात कह दी, मेरी बात सुन लीजिए। सब लोग सुनो भैया। सैनी समाज सबसे ज्यादा हिंदू, कुम्हार समाज सबसे ज्यादा, प्रजापति सबसे ज्यादा फूल करके गड़गज है कि मैं बड़ा हिंदू हूँ, और उसके आरक्षण को नीचे से खत्म किया जा रहा है पाँवों की तरफ से। ये पता नहीं है आपको?
68,000 की शिक्षक की भर्ती में इन्हीं ठाकुर साहब ने, इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 13.5 का आरक्षण दिया, 13.5 का 27% में, और उसका हमने ओबीसी कमीशन में जाकर के किया, और उस ओबीसी कमीशन के जो वाइस प्रेसिडेंट था उसकी डांट पड़ी देश के प्रमुख लोगों से कि उन्होंने उस पर स्टे कर दिया था। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मुझे लोगों ने, मेरे प्रजापति समाज के लोगों ने, समझदार लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया 3 साल। आज मैं राष्ट्रीय संयोजक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। 21 राज्यों में मेरा संगठन है। मैं सही बात कहने के लिए जाना जाता हूँ पूरे देश के अंदर। मैं बड़ी बात तो नहीं कह रहा, लेकिन जब तक SC ST OBC के लोग एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम ही तो जय जयकार करते हैं, हम ही तो हिंदू मुस्लिम में बढ़ते हैं, एक ही फंडा ले रखा धर्मवाद का। क्या हम ही सबसे ज़्यादा धार्मिक हैं? क्या हम सबसे ज़्यादा हम ही मतलब इस बात को कि अपने कल को क्या कहेंगे हमारे बुजुर्ग, हमारे संतान क्या कहेगी हमें सोचने की बात यह है। हम इसीलिए मरे जिए हैं कि हम अपनी संतान को क्या दे पाएँ। हमने हर नीति का विरोध किया है। आपको पता है कि SC ST का, ऐसे OBC के सबसे ज़्यादा इस बात में भागीदारी हैं कि सरकार को बनवाने में और सरकार को चलवाने में। आज OBC का जब 2 साल पहले 2016 में जब डॉक्टरी की नेट की परीक्षा में OBC को बाहर कर दिया, तो सबसे पहला सोनाथ सिंह OBC कमीशन पे जाकर के अप्लाई किया, धरना किया, और उसको फिर आप लोग सब साथ में आए। उसके बाद में उसका परिणाम मिला कि हमारे बच्चों को डॉक्टरेट करने का मौका मिला। हम ये क्यों नहीं सोचते? हमें सोचना चाहिए। आज आवश्यकता है। हम राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन के हिसाब से हम बात करना चाहते हैं कि यदि आप लोगों ने, एक आदमी ने अगर 4 आदमियों को जगा दिया, 5 आदमियों को जगा दिया, तो जब तक आपने जगाया नहीं ना, तब तक काम चलने वाला नहीं है। आप जगाइए, उनको बढ़ाइए, उनको बताइए तुम्हारे हकों के साथ में क्या होने वाला है, उनको बताइए। अरे जब ज्योतिबा फुले राव ने जब पढ़ाई की बात करी, स्कूल खोलने की बात करी, तो उन्हीं ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के लोगों ने गोविंद राम के घर पर चढ़ाई कर दी। उसने कहा कि अरे भाई आप क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा लड़का स्कूल खोलने की बात करता। शूद्रों को पढ़ाना कहीं वेदों में लिखा है? शूद्र पढ़ नहीं सकते, शूद्र ग्रंथ को हाथ लगा सकते, वेदों को छू नहीं सकते, और तुम्हारा बेटा पढ़ाने की स्कूल की बात करता है। या तो उसको घर से गोविंद राम निकाल दे, नहीं तो हम तेरा बहिष्कार करेंगे। और मजबूर होकर के गोविंद राम ने अपने बेटे, लाडले बेटे को, इसको ज्योतिबा फूले को घर से निकाल दिया था। आपको जानना चाहिए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी तरफदारी के लिए फातिमा ने उसका साथ दिया, और अपने भाई से वो अपने घर में जब उसको घर से निकाल दिया, तो उसके भाई ने, फातिमा ने अपने भाई के बर्तन से कहा कि इसको खाना बनाने के लिए बर्तन दो, और उसके घर में रह करके स्कूल खोला। 1848 में पहला स्कूल खोला ज्योतिबा फूले राव ने। 1851 में अपनी पत्नी और बहन को घर पर शिक्षा दे करके महिला शिक्षक बनाया, और 1848 में बालिकाओं का स्कूल खोला। 1851 में बालिकाओं का स्कूल खोला। 1848 में पहली पाठशाला उन्होंने बनाई। ये थे महात्मा ज्योतिबा फूले राव। आज ज्योतिबा फूले राव को भुनाने की बात करते हैं हम। ज्योतिबा राव के फूलों के उनके उसमें नहीं आते। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, सती प्रथा की प्रथा थी, छुआछूत का बोलबाला था। वो पेशवाई शासन के द्वारा विरासत में मिली हुई चीज़ था। उन चीज़ों को हटाने के लिए ज्योतिबा फूले राव ने कितनी यातनाएं सही, कितने कष्ट सहे, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमें उनके अग्रदूत बन करके आना चाहिए। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के अग्रदूत बन करके आना चाहिए। बाबा साहब की बदौलत आज एक कुम्हार का बेटा आपके सामने खड़ा हुआ माइक पर शान के साथ में बोल रहा है। ये किसकी देन है? पहला शिक्षक सरकार के उस समय अंग्रेजी शासन था। विधवा विवाह नहीं करते थे, विधवाओं को जला देते थे। कोंकणी ब्राह्मणी को जब उन्होंने चिता में झोंक दिया, ब्राह्मणों ने पकड़ करके, तो उससे आग नहीं सही और वो निकल करके भाग गई नदी में कूदने के लिए, तो उन्होंने दोबारा पकड़ करके उसको उसमें स्वाहा कर दिया। ये व्यवस्था थी। बाल विवाह की व्यवस्था थी, सती प्रथा की व्यवस्था थी।